तो ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण देख लें। तो देखो, सबसे पहले ब्रिटिश मतलब मजबूत कहाँ से होना शुरू हुआ, तो देख लेते हैं क्या हुआ। प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 को प्लासी लड़ाई हुई। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था और बंगाल में सिराजुद्दौला थे। ये मतलब याद रखना हमें। इसमें कारण वही है कि अंग्रेज की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी, क्योंकि सेकंड कर्नाटक युद्ध इन्होंने जीत लिया था, सफलता मिल गई थी, साम्राज्य विस्तार की भूख बढ़ गई थी इनके अंदर। और 1700 और दूसरा कारण था 1717 का मुगल आदेश आया था, जो ना फरमान मिल गया था। इसका दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज लोग। ठीक है। ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने कहा कि फर्रुख सियार का जो सफल इलाज किया था ना, ये ब्रिटिश डॉक्टर थे विलियम हैमिल्टन। ये क्वेश्चन आ सकता था कि 1717 में जिनको मुगल आदेश मिला था, मिला क्यों था, फर्रुख सियार ने क्यों दिया था। तो क्योंकि एक ब्रिटिश डॉक्टर था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन ने, इसने फर्रुख सियार का इलाज किया और सफल हो गया। अब फर्रुख सियार खुश हो गया, बहुत गदगद हो गया, और इसने फर्रुख सियार ने फरमान दे दिया कि 3000 रुपये देकर आप वार्षिक कर आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नवाब की संप्रभुता को चुनौती दी गई। चुनौती क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने कलकत्ते की किलेबंदी की बिना परमिशन के, और राज वल्लभ का पुत्र को शरण दी। ठीक है। और भारतीय वस्तुओं पर भारी महसूल वसूलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ठीक है। सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। पहले कासिम बाजार, फिर फोर्ट विलियम कलकत्ता पर भी कर लिया, फिर कब्जा कर लिया। इसके बाद अंग्रेज भाग गए और फुलता द्वीप पर जाके शरण ली थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। ठीक है। खबर मद्रास में फैल गई। एडमिरल वाटसन एवं कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी कि अब जाओ इसका बदला लो जाके। अंग्रेज पुनः कलकत्ता पर नियंत्रण कर लिया। अली नगर की संधि हो गई थी। अली नगर की संधि से नवाब को हरजाना देना पड़ा। फरमान के अनुसार व्यापार की अनुमति फिर से इनको मिल गई। कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार भी मिल गया। ये सिराजुद्दौला की आदुदस्त ही अली नगर संधि करना। ठीक है। फिर अंग्रेज का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र हुआ। अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। सेना नायक जो मीर जाफर था, दुर्लभ राय था, इन्होंने विश्वासघात किया, और नवाब सेना जो थी वो 50,000 थी, कंपनी सेना मात्र 3200 थी। तब भी प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेज की सफलता का कारण यही था कि इनका योग्य नेतृत्व था, बेहतर कूटनीति थी, नौसैनिक श्रेष्ठता थी, नवाब की दूरदर्शिता थी। इसने अपने खिलाफ षड्यंत्र का पता नहीं लगा पाया। भ्रष्टाचार, षड्यंत्र चल रहा था। भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की चेतना की कमी थी, राष्ट्रीय एकता नहीं थी। प्लासी की लड़ाई का परिणाम क्या हुआ? हमेशा 3 भागों में देख बांट से, अगर आर्थिक देखें, राजनीतिक देखें, अन्य कोई देख लें। तो आर्थिक में क्या हुआ? बंगाल के संसाधनों पर नियंत्रण हो गया अंग्रेजों का, और इसका उपयोग उन्होंने उत्पाद खरीद और साम्राज्य विस्तार में कराया। कर्मचारी की दस्तक सुविधा मिल गई इनको। उपहार और हरजाना खूब मिला अंग्रेजों को। 24 परगना की जिम्मेदारी मिल गई क्लाइव को। ठीक है। राजनीतिक फायदा क्या हुआ? पूर्वी भारत में कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर आई। बंगाल प्रशासन अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के नियंत्रण में हो गया। महत्वाकांक्षा और इनकी बढ़ गई, और यही जो यहाँ पर इनको फायदा हुआ, इसका प्रयोग उन्होंने तीसरे कर्नाटक युद्ध में लगाया, और जिससे तीसरा कर्नाटक युद्ध में इनको क्या हुआ? विजय प्राप्त हुई। ठीक है। तीसरा कर्नाटक युद्ध, ठीक है, जो हुआ था। आगे इसके बाद अन्य में देखते हैं भाई, यहाँ से तीसरा कर्नाटक युद्ध भी जीत गया। इसके बाद अन्य में क्या हुआ? 1764 का जो वो हुआ युद्ध, क्या कौन सा? बक्सर के युद्ध, इसमें भी ये लोग जीत गए थे। वहाँ पर तो 3 सेनाएं लड़ी थी। अवध के नवाब थे, और दिल्ली के भी मुगल बादशाह थे, और ये मीर जाफर तो था ही। ये सब मिल के, मीर कासिम जो था, ठीक है, मीर कासिम था, ये सब 3 मिल के लड़े 1764 में। उसमें भी ये लोग अंग्रेज ही जीत गए थे। ठीक है। क्योंकि 1763 में इन्होंने वो संधि की थी ना, क्या कहते हैं, कर्नाटक युद्ध, उधर भी इनको सफलता मिल गई। 1763 में एक संधि हुई थी तुम्हारी। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 1757 से 1760 में मीर जाफर नवाब रहा ना, क्योंकि 1757 में जब ये जीते प्लासी का युद्ध, तो इसको मीर जाफर को नवाब बनाया। ये अंग्रेजों से मिल गया था ना। 1760 में मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया गया था। ठीक। तो मीर कासिम ने क्या किया था फिर? खुश होकर वर्धमान, मिदनापुर, चट्टगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। खूब उपहार दिया, आर्थिक सुविधाएं दी अंग्रेजों को। ठीक है। ये खूब दिया मीर कासिम। मतलब हर जगह ये लोग भ्रष्टाचार करते रहे और आपस में लड़ रहे हैं और अंग्रेजों को आगे बढ़ाते रहे। ठीक है। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता था 1764 में। कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर युद्ध भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हेक्टर मुन्नो लड़ रहा था। बंगाल में मीर कासिम थे, बंगाल की तरफ से मीर कासिम थे। सुजाउद्दौला था, ये अवध का नवाब था। ठीक है। सिराजुद्दौला तो बंगाल का, वो हार गया प्लासी युद्ध में। ये सुजाउद्दौला है, ये अवध का नवाब था। और मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय थे। ये 3 लोग मिलकर रहे थे अंग्रेजों से। ठीक है। इधर हेक्टर मुन्नो नेतृत्व कर रहा था, और कारण वही था, इनकी महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि थर्ड कर्नाटक युद्ध भी जीत गए थे, उत्साहित थे, बंगाल पर नियंत्रण
पूर्णता चाहते थे लोग। मीर कासिम की महत्वाकांक्षा भी थी कि संधि का पालन करते हुए संप्रभु शासक बनना चाहता था मीर कासिम भी, ठीक है। अब मीर कासिम ने कार्य भी कुछ किए थे जो अंग्रेजों को खटक रहे थे। जब मीर कासिम करके मीर जाफर बनाए, फिर उन्होंने मीर कासिम को बनाया था ना नवाब, तो मीर कासिम ने नवाब रहते हुए कई कार्य किए। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली थी और मुंगेर में तोप बंदूक कारखाना खोले थे। आर्थिक स्थिति में सुधार के उपाय भी किए थे। 1717 में फरमान पर तनाव बढ़ गया था और अंततः भारतीय व्यापारियों को भी करमुक्त व्यापार इनको जो फरमान था इससे तनाव बढ़ा, तो उन्होंने क्या किया, आखिरी में मीर कासिम ने भारतीयों के लिए भी कर मुक्त व्यापार किया। तो इसलिए अंग्रेजों को बड़ा आत्मसम्मान की चोट पहुंची थी ना कि हम ही करेंगे फ्री व्यापार, ये भारतीय ने कैसे कर सकते हैं फ्री में व्यापार, ठीक है, इनको टैक्स क्यों फ्री किया गया। तो ये बहुत अपने आप को मतलब अपने अहम पर ले लिए, मतलब ये देख लो कंपनी आके यहाँ प्रशासन कर रही है। 1767 में मीर कासिम, ठीक है, अंग्रेज संघर्ष हुआ, मीर जाफर फिर से नवाब बना दिया गया था। तो ये जब बक्सर का युद्ध हुआ तो इस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं, ये मीर जाफर था, ये पूछ सकता क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ तो संधियाँ हुई थी, ठीक है। अब देखो 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर वापस आया। 1764 में युद्ध जीत गया तो अब क्लाइव भी वापस आ गया, 1765 में आ गया। तो बक्सर के युद्ध के समझौते के मसौदा को तैयार किसने किया था, हेक्टर मनरो नहीं, क्लाइव ने तैयार किया था, ये ध्यान रखना। तो मुगलों से एक संधि हुई जिसे बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। 1765 में मुगल शासन शाह आलम द्वितीय साथ संधि हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। इसमें क्या हुआ, बादशाह को 26 लाख पेंशन दी गई और कड़ा कोरा और इलाहाबाद का क्षेत्र इनको दिया गया, कड़ा कोरा या इलाहाबाद का क्षेत्र इनको दिया गया, किसको, बादशाह को, और 26 लाख की पेंशन दी गई। अंग्रेज क्या हुए, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गया था, राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। अवध से इलाहाबाद की संधि हुई, इसमें क्या हुआ, अवध से 50 लाख क्षतिपूर्ति ली गई युद्ध का। कड़ा इलाहाबाद इनसे ले लिया गया, वही इनको दिया गया था बादशाह को, और बाद में, ठीक है, सुरक्षा जिम्मेदारी अंग्रेजों की हो गई कि अब इलाहाबाद अवध से सकी सुरक्षा जिम्मेदारी हम करेंगे, तुम नहीं करोगे, जो लेकिन जो सेना का खर्च होगा वो तुम दोगे, अवध को ही देना पड़ेगा। अवध में कर्मचारियों को व्यापारिक सुविधाएं दी गई, ये अवध से संधि हुई इलाहाबाद की। अब बंगाल के नवाब से संधि क्या हुई, बंगाल में सैनिक कटौती कर दी गई, प्रशासन नायाब सूबेदार की सलाह पर चलेगा, मतलब अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल के शासक बन गए। बक्सर युद्ध का परिणाम वही हुआ, आर्थिक में हरजाना उपहार खूब मिला, व्यापार सुविधा मिली, दीवानी अधिकार भी मिल गया, कहाँ का, बंगाल बिहार और उड़ीसा का। और राजनीतिक शक्ति भी इनकी मजबूत हो गई, बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। पूर्वी भारत अब उत्तर भारत तक पकड़ हो गई, पहले पूर्वी भारत तक कि अब उत्तर भारत तक, क्योंकि मुगल बादशाह भी तो आ गया, दिल्ली तक इनका शासन मजबूत हो गया, पकड़ बढ़ गई। ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता सिद्ध हो गई कि ब्रिटिश को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। अन्य में वही इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई, भारतीय खर्च पर सेना का रखरखाव करने लगे, मतलब खर्च हमारा, सेना उनकी, और अगले राज्यों के ऊपर कब्जा करना, ये सब इनका शुरू हो गया। आगे देखें, बंगाल में द्वैत शासन, तो द्वैत शासन यही था। द्वैत शासन का मतलब था कि अब देखो हमारे पास जो राजा तो है लेकिन उस पर अधिकार कोई नहीं है, राजा के पास जिम्मेदारी बहुत है लेकिन अधिकार नहीं है, और अंग्रेजों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं लेकिन अधिकार, दीवानी है, सेना उनकी है, सब अधिकार किसके पास हैं, अंग्रेजों के पास हैं, और राजा के पास केवल जिम्मेदारी नाम मात्र का। और यही द्वैत शासन हुआ कि अब नवाब जो हुआ केवल दिखावे का नवाब रह गया, वास्तविक शक्तियाँ अंग्रेजों के पास हैं, नवाब के पास केवल जिम्मेदारी है लेकिन शक्तियाँ नहीं हैं, ठीक है, इनके पास शक्तियां हैं लेकिन इनके पास जिम्मेदारी कोई नहीं है, तो बस लूट घसोट, इसी को कहते हैं द्वैत शासन। एक प्रारंभ किया गया, क्लाइव ने किया था, क्लाइव रहा था 1757 से 60 में, फिर 60 में वापस आ गया था, 60 से 67 तक फिर रहा, तो शुरुआत की। और इसने ख़त्म किसने किया था द्वैत शासन को, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में ख़त्म किया इसको, जब 1772 85 गवर्नर रहा तो 72 में इसने ख़त्म किया। तो द्वैत शासन था क्या, 1765 से 72 तक चला था। ये क्या था, कंपनी के नवाब के अधिकार के संबंध में शब्द का प्रयोग होता है इसके ना। कंपनी दीवानी, निजामत, पुलिस, न्यायिक शक्तियाँ थी, नवाब प्रशासनिक अधिकार था, ठीक है। कंपनी के पास दीवानी और निजामत अधिकार थे, नवाब के पास क्या था, प्रशासनिक अधिकार था, जो बता दिए अभी, ठीक है। क्लाइव ने दीवानी का कार्य सौंपे, किसको, बंगाल में दीवानी का कार्य करेगा मोहम्मद रजा खां, बिहार में करेगा राजा सिताब राय, ठीक है। और प्रमुख दीवानी कार्यालय स्थापित किए गए कहाँ, मुर्शिदाबाद और पटना में। प्रमुख दीवानी कार्यालय कहाँ स्थापित किए गए, मुर्शिदाबाद और पटना में। अब क्यों, कि देखो इन्होंने ऐसा किया क्यों, कि खुद राजा क्यों नहीं बन गए, तो इसका कारण था कि इनको अंग्रेजों को प्रशासनिक अनुभव था नहीं, क्योंकि हिंदी तो जानते नहीं थे, ना फारसी जाने, ना बंगाली, ये तो अंग्रेजी जानते थे, इसलिए इनको भारतीय प्रशासन में अनुभव नहीं था। और प्रत्यक्ष शासन अगर करते तो विदेशी शक्तियाँ जो थी छोटी मोटी सब एकजुट हो जाती, भारतीय राज्यों और जनता में विरोध होता, ठीक है। मुख्य लक्ष्य था आर्थिक निकाह ही था, ठीक है, इनको बस पैसा लूटना था। और ब्रिटिश सरकार एवं कंपनी के संबंध
पुनः परिभाषित करने पड़ते। भाई राजा बन जाते ना, अभी कंपनी थे तो ब्रिटिश में भी इनको वहाँ लेना पड़ता अनुमति। कंपनी को व्यापारिक उद्देश्य से चार्टर दिए गए थे, क्योंकि कंपनी को केवल व्यापार करने के लिए से अधिकार दिए गए थे, चार्टर दिए गए थे, राज करने के लिए नहीं, तो वो भी वहाँ दिक्कत होती। फिर प्रभाव क्या हुआ, कंपनी की आय 30 लाख पाउंड तक वृद्धि हो गई। शासन प्रबंध पूर्णतः असफल रहे। कंपनी का आर्थिक लाभ तो खूब हुआ, शासन तो बिल्कुल बेकार हो गया, जनता त्राही त्राही कर रही थी। जमींदार ने कृषकों का अमानवीय शोषण किया, मतलब जमींदारों का शासन एकदम ऐसा बढ़ गया, बहुत शोषण किया जमींदारों ने। जनसाधारण क्या था, स्थिति दयनीय हो गई, जनता की स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई थी, मतलब गुलामों से बता जिंदगी जी रहे थे बस। उद्योग धंधे पूरे बर्बाद हो गए थे, ठीक है। कुटीर उद्योग पूरा नष्ट हो चुका था, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी थी। ये प्रभाव हुआ इनका बंगाल में, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर अगले वीडियो में।